राघव और ईशानी की नई नई गृहस्थी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। राघव अपनी छोटी सी दुकान से जितना कमाता, ईशानी की मुस्कुराहट के लिए सब बार देता था। ईशानी, आज दुकान पर बहुत काम था, पर ये देखो तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की मिठाई लाया हूँ। थैंक यू राघव। वैसे तुम्हें याद है ना, अगले हफ्ते विमेंस डे है। मेरी सब सहेलियों के पति उन्हें कुछ न कुछ सरप्राइज दे रहे हैं। अच्छा, तो मेरी ईशानी को क्या चाहिए? ये देखो राघव, ये हाथ से बना हुआ कश्मीरी बैग कितना क्लासी है ना, बस 12,000 का है। क्या तुम मुझे ये विमेंस डे पर गिफ्ट नहीं करोगे? 12,000? ईशानी, इस महीने तो थोड़ा हाथ टाइट है, बिजली का बिल भी ज्यादा आया है। एक काम करो, तुम अपनी सैलरी से ले लो, मैं अगले महीने एडजस्ट कर लूंगा। ईशानी ने झट से राघव को गले लगा लिया। राघव, तुम भी ना, पति के दिए गिफ्ट की बात ही कुछ और होती है। मेरी सैलरी से तो हमारी सेविंग्स है, उसे इन छोटी चीजों में खर्च क्यों करना? आखिर तुम इतना तो कमाते ही हो कि अपनी बीवी की छोटी सी इच्छा तो पूरी कर सको। चलो ठीक है बाबा, तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं, कल ले लेंगे। कुछ दिनों बाद। राघव सुनो, आज मैं एक लिस्ट बना रही थी। देखो 6 महीने बाद मेरा बर्थडे है, तब मुझे ये वाला डायमंड पेंडेंट चाहिए, और हमारी एनिवर्सरी पर हम वो नया स्मार्ट टीवी लेंगे। अरे बाप रे ईशानी, इतनी लंबी प्लानिंग! अभी तो पिछला क्रेडिट कार्ड का बिल भी नहीं भरा है मैंने। प्लानिंग नहीं करेंगे तो लेंगे कैसे? देखो राघव, तुम मुझे प्यार करते हो ना, तो बस मुझे मना मत करना। आजकल हर खास दिन पर कुछ नया होना चाहिए। आखिर मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इतना हक तो बनता ही है मेरा। हक तो पूरा है ईशानी, बस कभी कभी लगता है कि हम अपनी हैसियत से थोड़ा बाहर जा रहे हैं। अरे मेरे डार्लिंग, हैसियत मेहनत करने से बढ़ती है राघव। तुम बस मेरा साथ दो, देखना हमारा घर कितना सुंदर लगेगा। तुम देखना, इस घर को मैं सजा सजा के स्वर्ग बना दूंगी। कुछ महीने बाद। मिश्रा जी, ईशानी को ये सेट बहुत पसंद आया है, क्या ये किश्तों EMI पर मिल सकता है? मिल तो जाएगा राघव, पर बेटा अभी तो तुमने वो बैग और फोन की EMI भी शुरू की थी, इतना बोझ उठा पाओगे? सब हो जाएगा। देख लो बेटा, कहीं आगे चल के दिक्कत ना हो। अपनी पत्नी के अरमानों और उसकी इच्छाओं को पूरा करना तुम्हारा फर्ज है, पर वो भी एक सीमित दायरे में रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना परेशानियां आते देर नहीं लगती। बेटा, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मुसीबत किसी के दरवाजे खटखटा के नहीं आती है। क्या करूं मिश्रा जी, इसकी खुशी के आगे सब छोटा लगता है। बस आप पेपर्स तैयार कर दीजिए, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू राघव, तुम सच में दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। अब देखना, शादी में जब मैं ये पहन कर जाऊंगी तो सब देखते रह जाएंगे। तुम बस खुश रहो, मैं कल बैंक जाकर क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वा देता हूँ। ईशानी अपने भाई रोहन को वीडियो कॉल करती है। वाह दीदी, जीजू तो सच में बड़े दिल वाले हैं, इतनी महंगी शॉपिंग। और नहीं तो क्या, आखिर राघव अपनी ईशानी को कभी मना थोड़ी ना करते हैं। राघव ने मुस्कुराकर कर्ज के कागजों पर दस्तखत तो कर दिए, पर उसे अंदाजा नहीं था कि ईशानी की ये छोटी छोटी इच्छाएं जल्द ही एक बड़े तूफान का रूप लेने वाली थी। कुछ दिनों बाद शोरूम में। ईशानी, एक बात सुनो, मुझे लगता है कि हमें अपनी जरूरत के हिसाब से ही सामान लेना चाहिए। फ्रिज की ही बात ले लो, ये जो सामने छोटा वाला मॉडल है, ये हमारे 3 लोगों के परिवार के लिए काफी है, बजट में भी रहेगा और बिजली भी कम खाएगा। क्या राघव, तुम भी ना हमेशा छोटी सोच रखते हो। अरे वो छोटा फ्रिज हमारे किचन में कितना अजीब लगेगा। मैंने उस कोने वाले शोरूम में 1 लाख का फ्रिज देखा है, क्या शानदार डबल डोर है, और उसका वो दूध जैसा सफेद व्हाइट कलर, दिल आ गया है मेरा उस पर। जब हम लेंगे तो वही लेंगे, उसे घर में रखकर जो क्लास आएगा ना, उसकी बात ही अलग है। परेशानी 1 लाख का फ्रिज, और अभी तो हमें टीवी भी लेना है। टीवी में भी अगर हम वो 32 या 40 इंच वाला ले तो अपनी दीवार के लिए काफी बड़ा रहेगा। इतना बड़ा लेने की क्या जरूरत है? 40 इंच? राघव, मजाक कर रहे हो क्या? टीवी लेंगे तो सीधा 90 इंच का लेंगे। अपनी डाइनिंग रूम की दीवार देखिए तुमने, कितनी बड़ी है। उस पर जब 90 इंच का टीवी लगेगा तब आएगा असली मजा। तुम पैसों की फिक्र मत करो, EMI है ना, बस थोड़े महीनों की तो बात है। ईशानी, EMI का मतलब भी कर्ज ही होता है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा आगे न निकल जाए। अरे मेरे डार्लिंग, तुम इतना क्यों डरते हो? तुम बस मुझे ये सब दिला दो, फिर देखना मैं इस घर को सजा सजा कर स्वर्ग बना दूंगी। लोग आएंगे और देखते रह जाएंगे कि राघव की बीवी ने घर को क्या रूप दिया है। ये सब घर की शोभा बढ़ाएंगे, तुम चिंता मत करो, बस एक बार ये सब ले लेते हैं। 6 महीने बाद राघव अपनी छोटी सी दुकान के काउंटर पर बैठा हुआ था। सामने हिसाब की डायरी खुली थी, जिसमें लाल पेन से लिखे कर्ज के आंकड़े उसे डरा रहे थे। दुकान का पंखा घर घर की आवाज कर रहा था, मानो वो भी राघव की थक चुकी जिंदगी का शोर मचा रहा हो। पिछले महीने का बिजली का बिल 4,000, ईशानी के उस डायमंड पेंडेंट की कीमत 9,000,
क्रेडिट कार्ड का पिछला बकाया 22,000 और दुकान का किराया भी चढ़ गया है। भगवान, ये सब कैसे होगा। तभी विक्की दुकान के अंदर दाखिल होता है। राघव के चेहरे की हवाइयां उड़ी देखकर वो समझ जाता है कि मामला गंभीर है। क्या हुआ राघव भाई, आज फिर उस डायरी में अपनी किस्मत ढूंढ रहे हो क्या? किस्मत तो शायद सो हो गई है विक्की। समझ नहीं आ रहा कि ये महीना कैसे निकालूंगा। किश्तों का बोझ इतना बढ़ गया है कि घर के राशन के लिए भी सोचना पड़ रहा है। राघव, मैंने तुझे मिश्रा जी के सामने भी समझाया था। तू अपनी पत्नी की हर जायज नाजायज जिद को अपना फर्ज समझ बैठा है। ईशानी भी तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, अच्छी खासी सैलरी है उसकी। क्या वो देख नहीं रही कि तू किस हाल में है? उसे क्या दोष दूं भाई, वो कहती है कि उसकी कमाई हमारे भविष्य की सेविंग्स है, और वैसे भी उसे खुश रखना मेरा काम है। अरे कौन सी सेविंग्स? जब आज घर की छत डगमगा रही है तो भविष्य की सेविंग्स किस काम की? राघव, पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे का हाथ थामने के लिए होता है, एक दूसरे की जेब काटने के लिए नहीं। तू एक बार उससे खुलकर बात तो कर। आज रात हिम्मत करके बोलूंगा उसे, शायद वो समझ जाए। राघव ने दिन भर काम के बीच खुद को मानसिक रूप से तैयार किया कि आज वो ईशानी से मदद मांगेगा, पर उसे पता नहीं था कि ये बातचीत उनके रिश्ते की नींव हिला देगी। रात के 9 बज रहे थे। राघव घर लौटा तो देखा ईशानी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर कुछ देख रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। राघव, तुम आ गए। देखो ना, अगले महीने समर सेल शुरू हो चुकी है। मैंने एक बहुत ही प्यारे एयर प्यूरिफायर और कुछ नए पर्दे शॉर्टलिस्ट किए हैं। हमारे घर को स्वर्ग जैसा बनाना है ना, तो ये सब तो लगेगा ही। ईशानी, जरा इधर बैठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। ईशानी प्लीज फोन छोड़ो और मेरी बात सुनो। देखो, पिछले कुछ महीनों से दुकान की हालत ठीक नहीं है। मार्केट मंदा चल रहा है और कर्जों की किश्तें मेरी कमाई से कई ज्यादा हो गई हैं। तो मैं क्या करूँ राघव? मैंने तो पहले ही कहा था कि मेहनत करोगे तो ही हैसियत बढ़ेगी। ईशानी, मैं मेहनत कर रहा हूँ, पर इस वक्त मैं वाकई फंस गया हूँ। क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो चुकी है और बैंक से वार्निंग आने लगी है। मैं चाहता हूँ कि इस महीने तुम अपनी सैलरी से घर के खर्चे और कम से कम अपनी ज्वेलरी वाली ईएमआई भर दो। मैं अगले महीने जैसे ही काम बढ़ेगा तुम्हें 1-1 रुपया लौटा दूंगा। ईशानी का चेहरा एकदम से बदल गया। उसकी आंखों की चमक अब गुस्से की चिंगारी बन चुकी थी। राघव, क्या कहा तुमने? मैं अपनी सैलरी दूं? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बीवी की कमाई पर नजर रखते हुए? शर्म कैसी ईशानी, ये घर हमारा है, ये मुसीबत हमारी है, और जो सामान लिया गया है वो तुम्हारी ही पसंद का है। मेरी पसंद का है तो क्या हुआ? तुम पति हो, ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम मेरा ख्याल रखो। अगर मैं नहीं कमाती होती तो क्या तुम मुझे भूखा ही मार देते या सड़कों पर खड़ा कर देते? उस वक्त भी तो तुम ही कमाते थे ना। पर आज तुम कमा रही हो। जब तुम सक्षम हो तो क्या अपने पति का बोझ थोड़ा कम नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं। मेरी सैलरी मेरी मेहनत की कमाई है, उसे मैं इन घर के बिलों और किश्तों के गड्ढे में नहीं डालूंगी। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, पर मुझे मेरी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तुम मर्द हो, बाहर जाकर कमाओ, ओवर टाइम करो, जो करना है करो, पर मुझसे पैसे मत मांगना। ईशानी के शब्दों ने राघव के स्वाभिमान को तार तार कर दिया। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया और चुपचाप वहां से उठ गया। अगली सुबह टेबल पर, राघव बेटा, तूने नाश्ता नहीं किया? देख, चेहरा कितना उतर गया है तेरा। भूख नहीं है माँ। माँ जी, भूख इन्हें कहाँ से लगेगी? कल रात को ये मुझसे मेरी सैलरी मांग रहे थे। बताइए, क्या किसी खानदानी घर का बेटा अपनी बीवी के आगे हाथ फैलाता है? बाहू, राघव अगर परेशान है तो वो तुझसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? तू भी तो इसी घर की सदस्य है। सदस्य हूँ, नौकर नहीं हूँ माँ जी। मैं अपनी सैलरी अपनी पसंद और अपने शौक के लिए बचा कर रखती हूँ। राघव ने मुझसे वादे किए थे कि वो मुझे हर खुशी देगा। अब उन वादों से पीछे हट रहा है। अगर ये घर नहीं संभाल सकता था तो इसने मुझसे शादी ही क्यों की? बहू, जुबान पर थोड़ा लगाम लगाओ। राघव जो कर रहा है वो तुम्हारी ही इच्छाओं के लिए कर रहा है। तो ये उसकी काबिलियत है या मजबूरी? मुझे नहीं पता। राघव सुनो, आज बैंक से फिर फोन आया था। वो कह रहे थे कि अगर शाम तक पेमेंट नहीं हुई तो वो घर आएंगे। देख लेना, मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तुम कहीं से भी लाओ, चोरी करो या उधार मांगो, मुझे मतलब नहीं है। चोरी करूं? ईशानी, तुम्हें सच में मेरी कोई फिक्र नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने सामान और अपनी इज्जत की फिक्र है। इज्जत तो तुम्हारी भी जाएगी ना राघव। अगर बैंक वाले घर आकर चिल्लाएंगे तो बेहतर होगा कि तुम अपनी मर्दानगी दिखाओ और इस समस्या का हल निकालो। राघव बिना कुछ बोले अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल गया। उसकी कानों में ईशानी का वो लफ्ज मर्दानगी और शर्म गूंज रहे थे। राघव अपनी दुकान के काउंटर पर सिर झुकाए बैठा था। तभी विक्की और पड़ोस की दुकान वाले मिश्रा जी अंदर दाखिल होते हैं।
राघव, कब तक ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा भाई? कुछ तो बोलना पड़ेगा। क्या बोलूं विक्की, कल फिर बैंक वाले आए थे, साफ कह दिया है कि अगर 1 हफ्ते में बकाया नहीं चुकाया तो वो सारा सामान उठा कर ले जाएंगे। ईशानी से कितनी मिन्नतें की पर वो 1 रुपया देने को तैयार नहीं। बेटा राघव, मैंने तो पहले ही तुम्हें आगाह किया था कि चादर देखकर पैर पसारो। मैंने अपनी उम्र में ऐसे बहुत केस देखे हैं जहां बीवियों की वाहवाही और हवा में उड़ने के चक्कर में घर कंगाली की कगार पर आ गए, पर तुमने उस वक्त मेरी बात अनसुनी कर दी। मिश्रा जी, मुझे लगा था कि मेरा प्यार और उसकी खुशी ही सबसे बढ़कर है। मुझे नहीं पता था कि मुसीबत आने पर वो मुझे ऐसे अकेला छोड़ देगी। मुसीबत किसी के दरवाजे खटखटा के नहीं आती बेटा। जो औरत अपने पति की मजबूरी न समझ सके वो साथ क्या निभाएगी? राघव, मेरी बात गौर से सुन। अब बहुत हो गया। मैं तुझे एक सलाह देता हूँ, तू बस शांत रह। जो सामान EMI पर है और जिसके पैसे तू नहीं भर पा रहा है उसे जाने दे। क्या विक्की, ये तू क्या कह रहा है? वो सब सामान, वो ज्वेलरी, वो मोबाइल, टीवी, सब उसकी खुशी के लिए ही तो था। सामान चला गया तो घर की इज्जत क्या रह जाएगी? कौन सी इज्जत राघव? वो इज्जत जो तू अकेले ढो रहा है। उसने अपनी सेविंग्स किस बात के लिए कर रखी है? आज घर पर और तुझ पर मुसीबत आई है, यही तो समय होता है कि सेविंग्स इस्तेमाल करने का। अगर वो आज भी अपना पैसा बचा कर बैठी है तो तुझे EMI के लिए मरती देख रही है, तो किस बात का प्यार? पर विक्की, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो दुखी हो। प्यार दोनों तरफ से होता है भाई। अकेले तेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है ये सब। अगर उसे तुम्हारी खुशी और तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं है तो तू क्यों अपनी जान सुखा रहा है? सामान जाने दे, कम से कम तेरा सिर तो हल्का होगा। EMI का बोझ खत्म होगा तभी तो तू चैन की सांस ले पाएगा। विक्की सही कह रहा है राघव। जब वो अपनी कमाई को सिर्फ अपना मानती है तो कर्ज भी तुम्हारा अकेले का नहीं होना चाहिए। उसे हकीकत का सामना करने दो। दोस्तों की खरी खोटी बातों ने राघव के दिमाग की धुंध साफ कर दी और उसने एक कड़ा फैसला ले लिया। आ गए तुम? उन बैंक वालों को क्या हुआ? इंतजाम कर लिया ना पैसों का? देखो राघव, मुझे फिर से वही शोर शराबा घर के अंदर नहीं चाहिए। ईशानी, मैंने बैंक वालों से बात कर ली है। मैंने उनसे कह दिया है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? वो लोग सामान ले जाने की बात कर रहे थे, मेरा मोबाइल, मेरी ज्वेलरी। हाँ, ले जाने दो। आखिर मैंने वो सब तुम्हारी खुशी के लिए ही किया था। और आज जब मैं मुसीबत में हूं तो तुम्हें मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं। जब तुम अपनी सेविंग्स इस घर को बचाने के लिए नहीं निकाल सकती तो मैं भी अब और कर्ज नहीं ले सकता। राघव, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ये कहते हुए? शर्म तो उसे आनी चाहिए ईशानी, जो मुसीबत में अपने जीवन साथी का साथ छोड़ दे। मैंने फैसला कर लिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह राघव घर के बीचों बीच खड़ा है। बाहर एक पिकअप ट्रक खड़ा है और 2-3 मजदूर घर के अंदर आ रहे हैं। राघव ने एक हाथ में बैंक के पेपर्स और दूसरे में सामान की लिस्ट पकड़ रखी है। राघव जी, जैसा आपने फोन पर कहा था, हम सामान लेने आ गए हैं। ये रही लिस्ट। फ्रिज, स्मार्ट टीवी, नया मोबाइल और वो डायमंड पेंडेंट। जी खन्ना साहब, सब तैयार है। ये रहा मोबाइल का बॉक्स, ये टीवी के पेपर्स। आप सामान ले जाना शुरू कीजिए। ये सब क्या तमाशा है राघव? ये लोग हमारे घर का सामान बाहर क्यों ले जा रहे हैं? तुम पागल तो नहीं हो गए? तमाशा नहीं ईशानी, हिसाब हो रहा है। जो कर्ज मैं भर नहीं सकता उसे वापस तो कर रहा हूँ। ये मेरा मोबाइल है, ये ज्वेलरी मेरी है, तुम इसे छू भी नहीं सकते। खन्ना साहब, आप रुकिए। राघव, अभी के अभी इनके पैसे चुकाओ। पैसे तो मेरे पास नहीं है ईशानी, और तुमने देने से मना कर दिया। अब बैंक के पास और कोई रास्ता नहीं है। मजदूर धीरे धीरे फ्रिज और टीवी उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं। मोहल्ले के लोग बाहर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। ईशानी कभी फ्रिज पकड़ती है तो कभी मोबाइल का डिब्बा छीनने की कोशिश करती है। राघव, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी इज्जत का कचरा हो रहा है बाहर, लोग क्या कहेंगे? इज्जत? जब बैंक वाले घर आकर चिल्ला रहे थे तब इज्जत की फिक्र नहीं थी तुम्हें? जब तुमने अपनी ही ज्वेलरी की EMI देने के बदले मुझे मर्दानगी का ताना दिया तब इज्जत कहाँ थी? मैं अभी पैसे दे देती हूँ, मेरे पास मेरी सेविंग्स है, मैं अभी लाती हूँ, प्लीज इन्हें रोको। नहीं शानी, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। आज ये सामान जाएगा तभी मेरा सिर हल्का होगा। मुझे उस स्वर्ग में नहीं रहना जिसकी हर ईंट मेरे आत्मसम्मान को कुचल कर रखी गई हो। राघव, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी वो होती है जो पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तुम तो बस मेरी जेब और मेरे प्यार का फायदा उठा रही थी। तुमने तो उस थाली में छेद किया है जिसने तुम्हें मान सम्मान दिया। ईशानी अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई
उसकी आंखों के सामने उसकी महंगी ख्वाहिशें एक एक करके घर से बाहर जा रही थी। राघव, सब चला गया, अब हम क्या करेंगे? हम नहीं शानी, मैं क्या करूंगा ये मुझे पता है। मैं अब अपनी औकात के हिसाब से जीऊंगा, बिना कर्ज के, बिना दिखावे के। बाहू, आज अगर तूने समय रहते राघव का साथ दिया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। बेटा राघव, आज तुमने सही मायने में घर की इज्जत बचा ली है। कर्ज के बोझ से बड़ी इज्जत और कुछ नहीं होती। ईशानी, ये बैग और तुम्हारा मेकअप किट भी उसी ट्रक में है। अब अपनी उस सेविंग्स से जो खरीदना है खरीद लेना, पर याद रखना अब इस घर में दिखावे की कोई जगह नहीं है। मुझे माफ कर दो राघव, मुझे समझ आ गया कि मैंने क्या खो दिया है। माफी वक्त देगा ईशानी, फिलहाल ये खाली घर ही तुम्हारी और मेरी हकीकत है। घर खाली देखकर राघव की मां सुमित्रा जी दयानंद जी के पास खड़े होकर रो रही थी कि तभी, माँ तुम अपनी आंखों में ये आंसू मत लाओ और बिल्कुल भी चिंता मत करो, घबराओ मत माँ। हमारा घर उजड़ा नहीं है, बल्कि आज साफ हुआ है। तुम्हें याद है हमारा वो पुराना वाला डिब्बा टीवी? वो आज भी मेरी दुकान के स्टोर रूम में सुरक्षित रखा है। अच्छा हुआ जो मैंने उसे उस वक्त बेचा नहीं, शायद आज के दिन के लिए वो बचा हुआ था। और जो अपना पुराना फ्रिज था ना, वो भी मैंने संभाल कर रखा है। मैंने सोचा था उसे दुकान में ठंडे पानी के लिए इस्तेमाल करूंगा, पर अब मैं उसे वापस यहीं ले आऊंगा। माँ, हमारा वो पुराना फ्रिज और टीवी ही अपनी सही जगह पर वापस लगेंगे। हमारी जितनी हैसियत है हम अब उसी के हिसाब से जिएंगे और उसी में खुश रहेंगे। मैं इस ईशानी के दिखावे और उसके मीठे बहकावे में आ गया था। मुझे लगा था कि एक पत्नी होने के नाते उसकी हर जायज नजायज ख्वाहिश को पूरा करना ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पर माँ, मुझे अंदाजा नहीं था कि उसकी ये कभी न खत्म होने वाली ख्वाहिशें एक दिन मुझे और मेरे आत्मसम्मान को बीच चौराहे पर नीलाम कर देगी। पर अब और नहीं, अब इस घर में सामान कम होगा लेकिन सुकून और सच ज्यादा होगा। आए हाय, कैसी सास है। बहू इतना कुछ सुना रही है और ये चुपचाप सुन रही है। बहू की इतनी बड़बड़ सुनने के बाद ना घर में कोई कलेश और ना ही कोई तमाशा। बिना क्वालिटी की ये सास कैसे बन गई? सविता भोली भाली सास की नखरेल बहू ये सीरियल देख रही थी और सीरियल देखते हुए खुद से ही बड़बड़ कर रही थी। लड़कियों का ड्रीम होता है, किसी को पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनने की चाहत होती है, किसी को हीरोइन बनने की चाहत होती है, किसी को अच्छी माँ बनना होता है तो किसी को अच्छी पत्नी बनना होता है। लेकिन सविता एक ऐसी औरत थी जो बचपन से सास बनना चाहती थी। सास बनने के बाद बहू के साथ लड़ाई झगड़ा करने के कई सारे अरमान, कई सारे सपने हमेशा से सविता देखती आई है। वो जब भी किसी सास बहू की जोड़ी को देखती थी, तब मैं सास बनूंगी तो इतनी मस्ती वाली सास नहीं रहूंगी, ऐसा कहकर उनका मजाक उड़ाती थी। सविता को सास बहू के ड्रामे देखना भी बहुत पसंद थे, इसलिए दिन भर उसके घर में सास बहू की सीरियल चलती ही रहती थी। आज भी सीरियल देखते देखते सविता खुद से जोर जोर से बड़बड़ कर रही थी, तभी पड़ोसन शांति दौड़ते हुए सविता के घर में आती है। अरे पकड़ना उसके। अरे यार, कैसी सास है तू। तेरी बहू तेरा हाथ पकड़ रही है लेकिन तू उसके बाल नहीं पकड़ सकती। अरे क्या हुआ सविता, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? तेरे पकड़ पकड़ की आवाज मेरे घर के अंदर तक आ रही है। मुझे लगा तेरे घर में झगड़े हो रहे हैं, लेकिन तू तो मस्त आराम से बैठकर टीवी सीरियल देख रही है। इतने आराम से बैठी है, सारे काम खत्म हो गए? सारे काम वैसे के वैसे पड़े हैं, बस दोनों बाप बेटों के टिफिन बनवाकर उन्हें भेज दिया है। हाँ, तो मैं रिमोट लेकर ये बोली, सास की नखरेल बहू सीरियल देख रही थी लेकिन कुछ खास मजा नहीं आया। मुझे तो लगता है जितनी भी बहू ये सीरियल देखती होगी ना, वो सारी बहुएं हमारे साथ समाज को हल्के में ले रही होगी। क्यों, क्या हुआ? अरे आज का एपिसोड देखकर तो मुझे टीवी फोड़ने का मन कर रहा है। सीरियल में जो कलावती है ना, वो बस चेहरे से ही खतरनाक दिखती है लेकिन बिल्कुल भीगी बिल्ली है। उसकी बहू कसकर उसका हाथ पकड़ रही है और ये छोटा सा चेहरा करके उसके सामने शांत खड़ी है। अगर इस जगह पर मैं होती और मेरी बहू होती ना, तो हम दोनों की तो हाथापाई हो ही जाती। अपने ही बहू को एक काम करने के लिए ये कलावती 10 बार आवाज लगाती है और ऊपर से पूछती है, बहू तुझे वक्त है क्या, मेरा इतना काम कर दोगी क्या? अरे सास हो तो जरा सास के अंदाज में रहो। अरे उसकी बहू उसका सुनती कहाँ है? वो 10 बार कहे या 100 बार, शांति से कहे या जोर से, उसकी बहू उसे पलटकर जवाब देती ही है। क्या शांति, तू भी मेरी बात समझ नहीं रही है? भाई कलयुग चल रहा है,
किसकी बहू ऐसी है जो शांत रहकर सब कुछ सुन ले? लेकिन अगर घर में कुछ तड़कता भड़कता हुआ चाहिए तो थोड़ा मसाला तो लगेगा। अगर वो तुम्हारे साथ झगड़ा कर रही है तो तुम भी झगड़ा करो। अगर वो तुम्हें पलट कर एक जवाब दे रही है तो तुम भी पलट कर 10 जवाब दो। चलने दो सास बहू की जुगलबंदी, तभी तो मजा आता है जिंदगी जीने में। शांति भरा जीवन किसे पसंद है? मैं तो भाई अपनी बहू के साथ रोज झगड़ा करूंगी, और अगर वो ना भी करे तो उसे इतनी पाबंदी लगाऊंगी कि वो मजबूर हो जाए मेरे साथ झगड़ा करने के लिए। सविता, तू और तेरे सपने। आज तक मैंने इतनी सारी औरतें देख ली, लेकिन हर औरत अपने घर में शांति चाहती है, शांत बहू मिलने के सपने देखती है। लेकिन इस पूरी दुनिया में तो एक औरत होगी जो अपने बहू के साथ रोज लड़ाई झगड़ा करने के सपने देखती है। लेकिन कभी कभी मेरे मन में एक सवाल आता है, आखिर तू रोज झगड़ा करने के बहाने लाएगी कहाँ से? अरे मेरे बेटे की शादी के 1 साल बाद तक रोज सुबह शाम झगड़ा करने के लिए कई बहाने मैंने सोच कर रखे हैं। मैं आगे के बहाने उसके बाद सोच लूंगी। सच में तू कमाल है। मेरी बहू मेरे साथ रोज झगड़ा करती है, उसके बक बक से मैं परेशान हो जाती हूँ, उसके सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है। मुझे तो बता, आखिर बहू को परेशान कैसे किया जाता है? अगर बहू ज्यादा बकबक करती हो तो चीज उसे चाहिए वो छुपा दे, और अगर कुछ भी बोलो उसे फर्क नहीं पड़ता होगा तो जानबूझकर उसे परेशान करो। जैसे हर रोटी का साइज बिल्कुल सेम आना चाहिए। बहू को सुबह बिल्कुल 5 बजे उठने की जबरदस्ती करना, अगर 5 मिनट भी लेट हुए तो उसका दिमाग खराब करना। अगर तुम सुबह सुबह किसी लड़की का दिमाग खराब करोगे तो उसका मन नहीं होगा, तो भी वो तुम्हारे साथ झगड़ा कर ही लेगी। और तुमने क्या कहा, तुम्हारी बहू कुछ ज्यादा ही बकबक करती है ना, तो उसे दिन भर इतने काम देना कि वो काम करते करते बिल्कुल थक जाए। कम से कम कर निकालने के लिए भी उसके पास फुर्सत ना हो। अगर तुम उसे इतना काम बताओगी तो फिर वो थक जाएगी और तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन शांति, मैं क्या कह रही हूँ, ये दिन भर नहीं आते सास बहू के नोक झोंक में, कितना मजा आता है। मैं तो बचपन से सपने देख रही हूँ कब मेरी बहू आएगी और कब मैं उसे सताऊंगी। मेरी तो सास भी नहीं थी, इसलिए ट्रेनिंग भी नहीं मिली है सास कैसे परेशान करती है इस बात की। शांति, तुम्हारी तो सास थी ना, और मैंने सुना है तुम्हारी सास ने तुम्हें काफी परेशान किया है, फिर भी तुमसे एक बहू नहीं संभाली जा रही। अरे अगर मुझे 4 बेटे होते ना तो मैं 4 बहू भी अच्छे से हैंडल कर लेती। एक के साथ सुबह, एक के साथ दोपहर, एक के साथ शाम और एक के साथ रात। बिल्कुल सेट हो जाती मेरी दिन भर बहू को सताना और आनंद उठाना है। कब आएंगे मेरे ये सुहाने दिन? मुझे ना सविता तेरी बातें सुनकर डर लगने लगा है, और तू भी हमेशा यही सब बातें कर दे मत बैठना, पगला जाएगी। शांति हंसते हुए सविता के घर से चली जाती है। सविता कई देर तक अपनी बहू के सपने देखते हुए वैसे ही सोफे पर बैठी रहती। थोड़ी देर बाद सविता के श्रीमान श्यामलाल अपना दिन भर का काम खत्म करके घर आते हैं। श्रीमती जी, मैं कब से आपको आवाज लगा रहा हूँ, कहाँ खोई हुई हैं आप? अरे आप आ भी गए, आज काम जल्दी खत्म हो गया क्या? आज दिन भर इतनी मगजमारी की है ना कि अब बस खाना खाना है और आराम करना है। तुमने खाना तो बना दिया है ना? अरे मैं वो सीरियल देख रही थी तो घड़ी की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं रहा, और वैसे भी आज मेरा मन नहीं खाना बनाने का। कोई बात नहीं, मैं अभी खाना ऑर्डर कर देता हूँ और हाथ में दो कराता हूँ, तब तक तुम्हारे सुपुत्र भी आ जाएंगे। क्या आप भी? मैं दिन भर खाली बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। मैंने सोचा आप थके हारे आए हैं, अगर मैं आपके लिए खाना बनाने से इनकार कर दूंगी तो आप मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, मुझे तो 4 बातें सुनाएंगे और फिर हम दोनों में अच्छा खासा झगड़ा होगा। लेकिन भगवान ने आपको इतनी समझदारी देकर मेरे जिंदगी में भेजा है कि मैं झगड़ा करने की कितनी भी बहाने क्यों ना ढूंढ लूं, आप मेरी हर एक बात को शांति से ही लेते हैं। हम दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत ज्यादा विभिन्न है, इसलिए तो भगवान ने हमारी जोड़ी बनाई है, ताकि जब जब तुम गुस्सा हो तब तब मैं शांत रहकर हर स्थिति संभाल लूं। इस घर में ना सभी बहुत ज्यादा बोरिंग है। आप बोरिंग हैं और आपका बेटा उससे भी ज्यादा बोरिंग है। इस घर में असली मजा तो तब आएगा जब मेरी बहू आएगी। अब यही देख लो, शाम का समय होगा, मैं उसे कहूंगी कि बहू खाना बनाओ, उसे परेशान करने के लिए बेवजह बहुत ज्यादा खाना बनाने के लिए उसे कहूंगी। दिन भर काम करके वो भी थक गई होगी, इतने सारे काम सामने देखकर वो मुझे 2 बातें सुनाएगी, और जब वो मुझे 2 बातें सुनाने लगेगी वैसे कर बातें सुनाऊंगी मैं, और फिर वो मुझे 8 बातें सुनाएगी। फिर हम दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा होगा। आए हाय कितना मजा आएगा। और एक दूसरे से लड़ते लड़ते वो उसके लिए और उसके पति के लिए खाना बनाएंगे, और मैं मेरे और मेरे पति के लिए खाना बनाऊंगी।
तुम भी ना सविता, क्या क्या सपने देखती हो? मेरे प्यारे पति देव, ये सारे सपने सिर्फ सपने नहीं हैं। मैं बचपन से बने हुए बड़े अरमान हैं मेरे, और ये अरमान अब अगले कुछ ही दिनों में हकीकत बनने वाले हैं। बस एक बार हमारे राजवीर का वो कौन सा कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए, वो शादी के लिए हाँ कह दे। मैंने तो उसके लिए लड़कियों की लाइन पहले से लगा कर रखी है। मैं तो बड़े अरमानों से धूमधाम से इस घर में बहू का स्वागत करने वाली हूँ। बहू के घर में आने के बाद एक बार आप दोनों काम पर चले गए, फिर पूरा दिन हम दोनों सास बहू का रहेगा। दिन भर एक दूसरे को ताना मारते रहेंगे। पहले मैं उसे खूब सताऊंगी, उसे बहुत ज्यादा परेशान करूंगी, फिर वो आज पड़ोस में जाकर मेरी चुगलियां करेगी, फिर वो औरत आकर मुझे बताएगी, फिर मैं उसके साथ झगड़ा करूंगी, और फिर मैं जाकर लोगों के पास उसकी चुगलियां करूंगी, फिर वो औरत जाकर उसे बताएगी, और फिर वो मुझे 10 बातें सुनाएगी, मेरे साथ झगड़ा करेगी। हाय कितना मजा आएगा। भगवान जी मेरे बेटे की भेजे में थोड़ी अकल डालिए, ताकि वो शादी के लिए जल्दी से जल्दी हाँ कह दे, और इस घर में मेरे साथ झगड़ा करने के लिए जल्दी से जल्दी बहू आ जाएगी। श्रीमती जी, आपने अपने बहू के साथ इतने सारे सपने देख लिए हैं ना, कि आपके सपनों की किताब सुनते सुनते अभी मेरे पेट में जो चूहे दौड़ रहे हैं ना, वो थोड़ी देर बाद मेरे पेट से बाहर आ जाएंगे और घर में इधर उधर घूमेंगे। मैं हाथ धोकर आता हूँ। आप बना रही हो कुछ खाने के लिए, या मैं ऑर्डर कर लूँ? दुनिया भर के काम करने के लिए वक्त है आपके पास, मेरी दो बातें शांति से सुनने के लिए वक्त नहीं। लीजिए, हाथ में धोकर बनाया है मैंने खाना। वो बस आप मेरे साथ झगड़ा करेंगे, इसलिए मैंने आपसे झूठ कहा था। सविता अपना मुंह मोड़कर किचन में खाना गर्म करने के लिए चली जाती है। श्यामलाल भी फ्रेश होने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन के बाद दिन बीत रहे थे। जैसे जैसे राजवीर बड़ा हो रहा था, घर में बहू लाने के लिए सविता और ज्यादा उतावली हुई जा रही थी। अब राजवीर की शादी की सही उम्र हो गई थी। रोज राजवीर का दिमाग खराब करके जैसे तैसे सविता राजवीर को शादी के लिए मना लेती है। हाँ कहने के बाद भी राजवीर एक के बाद एक लड़कियों को ना ही करता रहता है, क्योंकि वो जानता था इस बार एक बार अगर इस घर में बहू आ गई, फिर ये घर नहीं रहेगा, कुश्ती का खाना बन जाएगा। इसलिए वो शादी के लिए मना कर रहा था। लेकिन राजवीर शेर था तो उसकी माँ सवा शेर थी। जैसे तैसे सविता एक लड़की पसंद करती है, अपने बेटी को घोड़ी पर चढ़ाई देती है। बड़े ही धूमधाम से सविता की बहू कावेरी घर आ जाती है, शादी के कुछ दिनों बाद। कब से भगवान की पूजा कर रही है पता नहीं, इतना क्या भगवान भगवान करती है। मैं सोच रही थी अगर ये देर से उठ जाए तो मुझे कलेश करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन ये तो मेरे से भी पहले उठ जाती है। मेरे झगड़ने का एक बहाना कम हो गया। यहाँ मैं झगड़ने के नए नए बहाने ढूंढ रही हूँ, और ये एक एक करके हर बहाने कम किए जा रही है। मुझे लगा नए जमाने की मॉडर्न लड़की है, मैं इसे रोज घर में साड़ी पहनने के लिए कहूंगी और ये मना करेगी, और फिर हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा होगा। लेकिन ये तो पहले से ही भारी भड़कम साड़ी पहनकर बैठी है। कैसी लड़की है ये, सच में इसी जमाने की है ना? माँ जी, मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, आप कहाँ खोई हुई हैं? इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो जैसे मैं घर छोड़कर भाग गई थी। यहीं पर हूँ, बस कुछ सोच रही थी। जा जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ला। जी माँ जी, मैं आपके लिए चाय तो पहले से ही बना ली है। बस आप चाय नाश्ता एक साथ करेंगी, या पहले चाय दो फिर नाश्ता दो, ये पूछने आई थी मैं। हे भगवान, इसकी तबीयत तो ठीक है ना? सच में अजीब लड़की है ये। सुबह से मैं इसे 4 बार चाय मांगी, और ये बिना किचकिच किए हर बार मेरे लिए चाय बनाकर ला रही है। हे भगवान, घर में बहू आकर 1 महीना हो गया, हम दोनों के बीच में एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। कोई तो ऐसा धमाकेदार बहाना मिल जाए जिसको लेकर हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो। अब तक बहुत इंतजार कर लिया है झगड़ा करने के लिए, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। भगवान जी, ये सच में इतनी शांत है या शांत बनने का नाटक कर रही है? बहू को परेशान करने के लिए क्या करूं और क्या नहीं, ऐसा सविता का हो रहा था। उसे लगा था कि उसकी बहू देर से उठने वाली होगी, तो वो सुबह उठने को लेकर बहू के साथ कलेश करेगी, फिर सुबह सुबह उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा सविता की बहू कावेरी उसके उठने से पहले उठ गई थी, और सुबह सुबह घर के सारे काम खत्म करके पूजा अर्चना भी करने लग गई थी, बिल्कुल संस्कारी बहू की तरह। कावेरी को परेशान करने के लिए सविता बेवजह कावेरी को बहुत सारे काम बताती थी, ताकि वो परेशान हो जाए और उसके साथ झगड़ा करे, उसे भला बुरा सुनाए, और उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो, और फिर सविता को लड़ने में बहुत मजा आए। लेकिन कावेरी इतनी शांत थी कि सविता जितने भी काम बताती थी, हर काम के लिए बस अपना सिर हिलाती रहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब कावेरी शादी को 6 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया था, लेकिन अभी तक उन दोनों के बीच में एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ था। ऐसे ही एक दिन, कितना भी इसे सता लूं, लेकिन ये बड़ी शांत संस्कारी बनकर इधर उधर घूमती है ना,
इसे बहू बनने का बड़ा ही शौक है ना। अब इसे दिखाती हूँ असली बहू कैसी होती है। ये चाय बनाना, जल्दी उठना, पूजा अर्चना करना, ये तो बस सीधी सी चीज है। आज मैं इस कावेरी से इतना काम करवाऊंगी कि वो इतनी परेशान हो जाए, इतनी परेशान हो जाए कि मजबूरन उसको मेरे साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, मजबूरन मुझे भला बुरा कहना पड़ेगा। सविता खुद से बड़बड़ाते हुए उनके घर पर काम करने के लिए आने वाली रुक्मणी को फोन करती है और उसे काम से निकाल देती है। थोड़ी देर बाद 11 बज गए। मेरे घर के बाकी सभी काम खत्म हो गए। रुक्मणी बाई अभी तक नहीं आई। एक बार माँ जी को उन्हें फोन करने के लिए कहती हूँ। माँ जी, 11 बज गए। 10:30 से 11:45 तक रुक्मणी बाई काम पर आ जाती है। वो अभी तक नहीं आई। उन्होंने आज छुट्टी ली है क्या? घर में दो दो औरतें हैं, क्या ही जरूरत है काम वाली बाई की। पिछले कुछ महीनों की बात अलग थी, तुम इस घर में नहीं थी, इसलिए मैं तुम पर ज्यादा काम नहीं डालना चाहती थी। लेकिन अब तुम्हारी शादी को 6-7 महीने हो गए हैं। अब तुम इस घर में अच्छे से घुल मिल गई हो। घर के सारे काम तुम अकेली संभाल सकती हो। घर में कितने ही लोग हैं? सिर्फ 4। आज से रुक्मणी काम पर नहीं आएगी, इसलिए तुम उसका इंतजार मत करो, अपने काम खुद कर लो। मैं भी आपसे यही कहने वाली थी माँ जी। घर में कितने काम होते हैं, आप बेवजह उन्हें पैसे दे रही हैं। आपने अच्छा किया उन्हें काम से निकाल दिया। हमारे घर में मैं सुबह 9-9:30 बजे तक घर के सारे काम खत्म कर देती थी। मुझे 11-12 बजे तक उनका इंतजार करना पड़ता था और उसके बाद घर के काम खत्म होते थे। अच्छा हो गया, अब तो मैं कल से 10 बजे तक सभी काम खत्म कर दूंगी। कावेरी खुश होकर वहां से चली जाती है और अपने घर के काम करने लगती है। लेकिन कावेरी के चेहरे की खुशी देखकर सविता टेंशन में आ जाती है और खुद से बड़बड़ाने लगती है। अजीब लड़की है, मैं इसे परेशान करने के 17 बहाने ढूंढ रही हूँ और इसके चेहरे की हंसी कम ही नहीं हो रही है। अब मैं काम वाली बाई को भी निकाल दिया। सोचा कि घर में इतने सारे काम पड़े हैं, वो देखकर ये परेशान हो जाएगी, लेकिन ये पागल तो उल्टा खुश हो रही है। पता नहीं कौन सी दुनिया से आई है, हर बात के लिए जी माँ जी, हाँ माँ जी यही कहती रहती है। अपने मेरे सारे अरमानों पर पानी क्यों फेर दिया भगवान जी। मुझे तो लड़ाकू बहू चाहिए थी, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन आपने मेरे माथे ये गरीब गाय मार दी। इसका चेहरा इतना भोला है कि इसे परेशान करने का मन भी नहीं करता, और हिम्मत जुटाकर परेशान कर भी लो तो ये परेशान होती कहाँ है। उल्टा कितने भी काम बता दो ऐसे खुश होती है जैसे इसे खजाना मिला हो। लड़ाकू बहू पाने का, उसके साथ रोज झगड़ा करने का हर एक सपना सविता ने देख लिया था, लेकिन भगवान ने उसके हर एक सपने पर पानी फेर दिया था, क्योंकि उसकी बहू इतनी भोली थी, जो सास कुछ भी बोल दे आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। आज भी वही हुआ। बहू को परेशान करने के लिए, परेशान देखने के लिए, क्या नाम है इसका, सविता काम वाली बाई को काम से निकाल देती है। लेकिन फिर भी उसकी बहू कावेरी बिल्कुल परेशान नहीं होती। उल्टा घर में कितने ही काम होते हैं, हमारे पैसे बचेंगे, ऐसी समझदारी देखकर हंसते मुस्कुराते काम करने लग जाती है। अपनी बहू को परेशान नहीं कर पाती, लेकिन अपनी बहू का ये भोला भाला रूप देखकर खुद परेशानी में पड़ जाती है और खुद से बड़बड़ाने लगती है। सविता खुद से बड़बड़ा रही थी, तभी सविता की पड़ोसन शांति उसके घर आती है और उसकी बकबक सुन लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। हे राम, क्या क्या सपने देखे थे हमारे सविता जी ने। बहू आएगी तो सुबह शाम उसके साथ झगड़ा करूंगी, बहू के साथ जोर जोर से लड़ाई करूंगी, उसे इतना परेशान करूंगी, इतना परेशान करूंगी कि दिन भर सास बहू के झगड़ा खत्म नहीं होंगे। सपने देखते देखते सविता जी ने तो अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी, लेकिन भगवान जी ने सविता जी को ऐसी बहू दे दी जिसके चेहरे से जल्दी मक्खी भी नहीं उठती। हाय, क्या सपने और क्या सपनों की बहू। क्या शांति, मेरी दोस्त होकर तुम मेरे ऊपर इतनी जोर जोर से हंस रही है। मैंने जो सोचा था वो सब कुछ खाक हो गया। मुझे तुझे धीर न दे, तुम चाहिए तो मेरा मजाक बना रही है। अब मैं किसके साथ झगड़ा करूं? झगड़ा करने वाली बहू चाहिए थी। ये आशा तो आप खत्म हो गई, क्योंकि मुझे एकदम भोली भाली बहू मिल गई है। उसका चेहरा देखकर उसके साथ झगड़ा करने का मन भी नहीं करता। अरे सविता, तू बात को समझ नहीं रही है। जिनकी बहू झगड़ालू होती है, एक बार उनकी तरफ जाकर देखा, तब तुझे समझ में आएगी। तेरी जिंदगी इतनी सुकून वाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली है। जब देखो तब झगड़े की बात करती रहती है, पागल कहीं की।